तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास सेवन्थ के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बच्चों क्लास सेवन्थ का जो आपका साइंस का सब्जेक्ट है, हिंदी में बोले तो जो आपका विज्ञान का विषय है, इसका जो आपका मिड टर्म का एग्ज़ाम होने वाला है 18 अक्टूबर। जी हाँ बच्चों, 18 अक्टूबर 2025 को जो आपका साइंस का मिड टर्म का पेपर होने वाला है, तो उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट सैम्पल क्वेश्चन पेपर इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बच्चों। और ये सैम्पल पेपर आप सभी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे इस सैम्पल पेपर के अंदर, इसी में से आप देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में डिट्टो रिपीट होकर के आ जाएंगे बच्चों। इसकी बहुत ज़्यादा हाई पॉसिबिलिटी है, ठीक है। और ये हमारा साइंस का सैम्पल पेपर नंबर 1 का वीडियो है। इसी तरह से हम आपको 4 सैंपल पेपर करवा देंगे साइंस सब्जेक्ट के, ठीक है। तो हमारी इतनी मेहनत के लिए वीडियो को कर दीजिए लाइक। जितना ज़्यादा वीडियो को आप लाइक करेंगे उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है इसी तरह की वीडियोस को बनाने के लिए। इस वीडियो पर मैं एक लाइक का टारगेट देता हूँ, वो है 1000 लाइक्स का, ठीक है। अगर आप 1000 लाइक्स कंप्लीट करवा देते हैं इस वीडियो पर, तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि 4 जो मैंने आपको बोले हैं ना सैंपल पेपर हम आपको करवाएंगे साइंस के, वो डेफिनेटली आपको 200% करवा ही देंगे, ठीक है। तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्लास सेवन्थ है, हमारा सब्जेक्ट है साइंस यानी विज्ञान। और साइंस का जो आपका पेपर होगा वो 2.5 घंटे का होगा। मैक्सिमम मार्क्स जो रहने वाले हैं वो 60 रहने वाले हैं, यानी कि 60 नंबर का आपका पेपर आएगा बच्चों। बात करें अगर पेपर पैटर्न की, तो आपके साइंस के पेपर के अंदर टोटल यहाँ पर कई सारे सेक्शंस रहने वाले हैं। जो 5 सेक्शन आप कह सकते हैं वो रहेंगे। सेक्शन ए बी सी डी और ई, यानी कि खंड क ख ग घ और अंग करके। और प्रत्येक प्रश्न जो दिया रहेगा क्वेश्चन पेपर के अंदर, उसके सामने उसके अंक लिखे हुए रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के मतलब क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट ही रहेगा उसी के अंदर छोटे छोटे क्वेश्चन रहेंगे। 12 क्वेश्चन जो MCQ वाले होंगे, एक एक नंबर के। क्वेश्चन नंबर 2 से 5 तक ये छोटे वाले क्वेश्चन होंगे, जो शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन होते हैं 2-2 नंबर के। ये सेक्शन बी में रहेगा। सेक्शन सी जो रहेगा आपका, उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 6 से 8 तक 3-3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो सेक्शन डी रहेगा उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 9 से 11 तक 5-5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और लास्ट वाला जो सेक्शन रहेगा क्वेश्चन नंबर जो सेक्शन ई रहेगा आपका, उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 12 से 15 तक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि केस आधारित, स्रोत आधारित ऐसे क्वेश्चन रहने वाले हैं, ठीक है। बाकी यही चीज़ इंग्लिश मीडियम में आप रीड कर सकते हैं। हम लोग अपने पेपर को शुरू करेंगे बच्चों, ठीक है। चलिए तो पेपर शुरू करते हैं बच्चों और एक एक करके क्वेश्चंस को समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान डैश गैस निकलती है, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण जो होता है आपका, फोटोसिंथेसिस जो होता है, उसके दौरान ऑक्सीजन गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है बच्चों? ऑक्सीजन गैस, O2 गैस जिसे आप कहते हैं। जैसे एक पौधा होता है ना, तो वो जो अपना खाना बनाता है उसे ही तो कहते हैं ना प्रकाश संश्लेषण। और किसकी मदद से बनाता है? सूरज के प्रकाश से। जो आप कहते हैं कि ये जो सूरज की धूप आ रही है, इससे यह पौधा अपना खाना बना रहा है, तो ये प्रकाश संश्लेषण हो गया। जब ये खाना बना रहा होता है तो ऑक्सीजन गैस निकलता है बच्चों, O2 निकलता है, ठीक है। तो इसलिए कहा जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें पेड़ लगाने चाहिए, पौधे लगाने चाहिए, उससे ऑक्सीजन गैस निकलता है और इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है। चलिए सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डैश गैस इज इवॉल्व ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो आपका यहाँ पर ऑक्सीजन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें कि कौन सा जीवाणु मिट्टी में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। तो मिट्टी में जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है वो आपका राइजोबियम करता है, ठीक है। देखिए मिट्टी में, जिस भी मिट्टी में कह लीजिए नाइट्रोजन ज़्यादा होता है वो ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है। इसलिए किसान क्या करते हैं, अपने खेतों में दाल की फसल लगाते हैं। दाल की फसल लगाने से क्या होता है कि मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है। और नाइट्रोजन की मात्रा जैसे ही मिट्टी में बढ़ जाएगी, खेतों में बढ़ जाएगी, वैसे ही वो मिट्टी ज़्यादा उपजाऊ हो जाएगी, ठीक है। तो मिट्टी के अंदर कौन सा जीवाणु होता है जो मिट्टी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, यानी उसको रोके रखता है? तो राइजोबियम करके यहाँ पर ये जीवाणु होता है। तो बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं विच बैक्टीरियम फिक्सिस नाइट्रोजन इन द सॉइल। तो आपका राइजोबियम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन क्या है कि पित्त रस डैश में संचित होता है। तो पित्त का जो रस होता है वो आपका पित्ताशय में संचित होता है। अगर आप अपना डाइजेशन सिस्टम देखेंगे, इस तरह से होता है ना डाइजेशन सिस्टम, आप करके देख सकते हैं। मतलब मैं यहाँ पे एक रफ
बना दे रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह से डाइजेशन सिस्टम देखेंगे तो यहाँ पर एक पित्ताशय होता है हमारे पाचन तंत्र में, तो उसके अंदर पित्त का रस जो है वो रहता है, यानी एसिड रहता है, जिससे कि चीज़ों को डाइजेस्ट किया जा सके, ठीक है। ये आप देख सकते हैं इस तरह से इंग्लिश मीडियम में रहेगा कि बिले जूस इज स्टोर्ड इन तो गॉल ब्लेडर करके, ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर चौथा क्वेश्चन क्या है कि अपचित भोजन को शरीर से निकालने की प्रक्रिया को डैश कहते हैं, तो निष्कासन कहते हैं। मान लीजिए ये एक लड़का है नंदू सबका बंधु, ठीक है, तो ये कुछ खाता है जो उसको डाइजेस्ट नहीं हुआ, तो ये इसको निकाल देगा, है ना। तो जो ये निकालेगा तो इस निकालने की प्रक्रिया को निष्कासन कहते हैं। तो सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड जैसो कि एगिएशन करके, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन का आंसर आप सभी बच्चे यहाँ पर कमेंट करके बताएंगे मुझे, ठीक है, कि इसका क्या करेक्ट आंसर होगा। ये आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन क्या है यहाँ पर पहले देख लीजिए कि 50 डिग्री तापमान की लोहे की छड़ को 50 डिग्री तापमान के जल से भरी बाल्टी में डाला गया, तो यहाँ पर क्या चीज़ हमें देखने को मिलेगा। लोहे की छड़ से जल की ओर स्थानांतरित होगी, ठीक है, उष्मा जो होगी, यानी गर्मी की बात कर रहा है कि गर्मी जो होगा वो लोहे से पानी में चला जाएगा, या फिर न तो लोहे की छड़ से जल की ओर, ना ही जल से लोहे की छड़ की ओर स्थानांतरित होगा, यानी कि दोनों में बराबर गर्मी हो जाएगी, है ना। या फिर जल से लोहे की छड़ की ओर स्थानांतरित होगा, या फिर पानी से जो गर्मी है वो लोहे के उस रॉड में चली जाएगी, या दोनों के तापमान में वृद्धि करेगी, ठीक है। तो आप बताइएगा मुझे इसका क्या करेक्ट आंसर होगा। जो भी बच्चा सबसे करेक्ट आंसर बताएगा उसके कमेंट को यहाँ पर मैं हार्ट का यानी दिल का निशान दे दूंगा, ताकि और बच्चे समझ सके बच्चे ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर मतलब यही वाला क्वेश्चन है बेसिकली, इंग्लिश मीडियम में आप देख सकते हैं, और करेक्ट आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट यहाँ पर छठा क्वेश्चन देखिए क्या है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो डैश के बनने के कारण यह दूधिया हो जाता है, ठीक है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बोलते हैं साइंस में, CO2 बोलते हैं। तो CO2 को जब चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है, एक तरह से मिलाया जाता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है बच्चों, ठीक है। और इसी के कारण जो पानी होता है वो दूधिया हो जाता है ना। तो ये आप देखेंगे, तो सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, मतलब यही क्वेश्चन है इंग्लिश मीडियम में कि व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर इट टर्न मिल्की ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है कि जब नीले कॉपर सल्फेट विलयन में लोहे की कील डाली जाती है तो अगले दिन विलयन डैश रंग का हो जाता है। तो जब नीले कॉपर सल्फेट में ये जो नीले कॉपर सल्फेट विलयन है इसमें लोहे की कील डालेंगे ना बच्चों, तो अगले दिन जो वो पूरा घोल है वो हरा हो जाएगा। कौन से रंग का हो जाएगा, हरे रंग का हो जाएगा। तो ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि व्हेन एन आयरन नेल इज पुट इन अ ब्लू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन द नेक्स्ट डे द सॉल्यूशन टर्न ग्रीन कलर, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है बच्चों। चलिए आठवां क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर MCQ वाला क्या है कि भौतिक परिवर्तन के दौरान निम्न में से कौन सी घटना हो सकती है। विच ऑफ द फॉलोइंग में हैपन ड्यूरिंग अ फिजिकल चेंज। तो जब भी भौतिक परिवर्तन होता है, फिजिकल चेंज होता है, तो उसमें आप देखेंगे आकार का बदलाव हमें देखने को मिलता है। एग्जाम्पल के लिए एक जो लोहार होता है, ठीक है, क्या होता है, लोहार जो होता है एक लोहे के टुकड़े को पीट पीट करके क्या बना देता है, कुल्हाड़ी बना देता है, ठीक है। तो पहले तो वो लोहे का टुकड़ा था, जब उसके अंदर भौतिक परिवर्तन हुआ, फिजिकल चेंज हुआ, ठीक है, तो वो क्या बन गया, लोहे का टुकड़ा बन गया, है ना। तो किस चीज में बदलाव आया, तो उसके आकार में बदलाव आया। तो याद रखिएगा हमेशा भौतिक परिवर्तन जब भी होगा तो इस दौरान यहाँ पर उसके आकार में बदलाव आएगा किसी भी चीज के। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग में हैपेंड ड्यूरिंग अ फिजिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज में क्या होता है जी, तो चेंज इन शेप, है ना, चेंज इन शेप, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों कि डैश समय मापने का उपकरण नहीं है, ठीक है। देखिए दुनिया में टाइम को मेजर करने के लिए, समय को नापने के लिए या कह लीजिए मापने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, है ना। तो आपको बताना है कि क्या जो है समय मापने का उपकरण नहीं है। तो प्रेशर कुकर जो होता है इससे हम समय नहीं नाप सकते हैं। प्रेशर कुकर में तो खाना बनाएंगे ना, तो ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि डैश इज नॉट अ टाइम मेजरिंग डिवाइस।
तो प्रेशर कुकर ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। क्लियर है? चलिए आगे चलें। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों कि वृत्तीय गति को पहचाने। ठीक है, आइडेंटिफाई सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन यानी वृत्तीय गति का मतलब होता है जो गोल गोल घूमता है इस तरह से ना। तो यहाँ पर सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, सूरज क्या करता है, मतलब सूरज के चारों ओर पृथ्वी क्या करता है, वो गोल गोल घूमता है। जैसे ये हमारी धरती मान लीजिए और ये बड़ा सा सूरज मान लीजिए, तो धरती ऐसे 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 करके क्या करेगा, सूरज के चारों ओर घूमता है ना, एक साल में पूरा अपना एक परिक्रमा करता है सूरज का। तो ये चीज है, तो ये वृत्तीय में होता है ना, गोल घूमता है इस तरह से सूरज के। ये हमारे सूरज भगवान जी है इस तरह से ना, और ये हमारे पृथ्वी जी है, तो इस तरह से गोल गोल घूमता है ना। तो वृत्तीय गति को अगर पहचानना होगा तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की जो गति होती है ये वृत्तीय गति कहलाती है। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि आइडेंटिफाई द सर्कुलर मोशन। तो मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 11वां क्वेश्चन क्या है कि समय की एसआई इकाई है, द एसआई यूनिट ऑफ टाइम, वो क्या होगा, सेकंड होगा बच्चों, हमेशा याद रखिएगा। समय की एसआई इकाई क्या होगी, वो हमेशा सेकंड होगा। ठीक है, इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि द एसआई यूनिट ऑफ टाइम इज सेकंड। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप सभी बच्चे यहाँ पर मुझे एक चीज कमेंट करके भी बताएंगे, मैं बताने वाला हूँ अभी आपको क्या कमेंट करके बताना है। पहले वाला क्वेश्चन देख लीजिए। 12वां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी जल में पाई जाने वाली कार्बनिक अशुद्धि है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी फाउंड इन वाटर। तो मानव का मल जो होता है ना, वो जल में पाए जाने वाला कार्बनिक अशुद्धि होता है। ठीक है, तो मानव का मल जो हम लोग डेली सुबह सुबह मल त्यागते हैं उसकी बात यहाँ पर हो रही है बच्चों। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी फाउंड इन वाटर। तो आपका ह्यूमन जो आपका फेसिस होता है, ठीक है, फेसिस होता है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी आप मुझे ईमानदारी से आप कमेंट करके बताइए कि जो 12 हमने एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस किए इसमें से आपके कितने मार्क्स बनते हैं। ईमानदारी से एकदम कमेंट करके बताइएगा। मैं जितने भी बच्चे कमेंट करेंगे ना, कोशिश करूंगा सभी कमेंट को हार्ट का निशान देता चलूं, ताकि आपको पता चल जाए कि मैंने आपका कमेंट देखा है। ठीक है, जिस भी बच्चे का 12 में से एटलीस्ट 10 भी आया होगा ना, तो मैं खुश हो जाऊंगा कि चलो आपकी तैयारी यहाँ पर हो रखी है। ठीक है, तो एकदम ईमानदारी से मुझे कमेंट करके बताइएगा कि 12 में से आपके कितने मार्क्स बनते हैं बच्चों। क्लियर है? आगे बढ़ें। चलिए, अब हम लोग आ गए हैं खंड ख यानी सेक्शन बी के अंदर। यहाँ पर हमसे अति लघु उत्तरीय प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि 2-2 नंबर के क्वेश्चंस रहने वाले हैं बच्चों। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, दूसरा क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है कि पौधों की पत्तियों पर सूक्ष्म रंध्र स्टोमेटा होते हैं, रंध्र क्या कार्य करते हैं वो आपको बताना है। तो चलिए ये बता देते हैं। देखिए, रंध्र गैस विनिमय CO2 लेना और O2 छोड़ना और वाष्पोत्सर्जन में सहायता करते हैं। ठीक है, तो जो ये रंध्र होते हैं बच्चों, पौधों की पत्तियों पर जो छोटे छोटे रंध्र होते हैं, ये क्या करते हैं, ये विनिमय का एक तरह से कह लीजिए कि कह लीजिए ना, एक्सचेंज वाला काम करते हैं कि भैया कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं यानी CO2 ले लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, है ना, और वाष्पोत्सर्जन में भी सहायता करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आंसर आप लिख सकते हैं। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि द लीव्स ऑफ प्लांट्स हैव टिनी पोर्स जो सुपोर्सिस कॉल्ड स्टोमोटा, व्हाट इज द रोल ऑफ स्टोमोटा। ठीक है, तो वो आपको यहाँ पर बताना है। तो चलिए जी, आंसर यहाँ पर देख लीजिए। स्टोमोटा हेल्प इन अ गैस एक्सचेंज इनटेक ऑफ CO2 एंड रिलीज ऑफ O2 एंड जो सो कि ट्रांसपीरेशन। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। क्लियर है? समझ में आ गया आपको? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है कि बरसात के मौसम में मशरूम अच्छी तरह क्यों उगते हैं। अपने आसपास आपने जरूर देखा होगा कि भैया जब बरसात का मौसम आता है तो जो मशरूम होता है वो बहुत अच्छी तरीके से उगता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए, बरसात के मौसम में मशरूम को उगने के लिए नमी और आर्द्रता चाहिए होती है, जो बरसात के मौसम में पर्याप्त मिल जाता है। ठीक है, इसीलिए आप देखते होंगे कि बरसात के मौसम में जो मशरूम्स होते हैं वो बहुत अच्छा मात्रा में उगते हैं कि भैया जो उनको नमी चाहिए होता है, जो आर्द्रता चाहिए होता है, वो सब कुछ उनको मिल जाता है ना, तो वो अच्छे से उग जाते हैं बच्चों। क्लियर है? चलिए, सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि वाई डू मशरूम्स ग्रो वेल
ड्यूरिंग द रेनी सीजन। तो मशरूम्स रिक्वायर मॉइस्चर एंड ह्यूमिडिटी टू ग्रो विच इज़ अबंडेंट इन द रेनी सीजन, दैट्स वाई ये इस सीजन में अच्छे खासे ग्रो हो जाते हैं बच्चों। क्लियर है? आगे बढ़ चलें। चलिए अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे अपने फोर्थ क्वेश्चन को। तो फोर्थ क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए भैया क्या कह रहा है हमें कि प्रयोगशाला थर्मामीटर और डॉक्टरी थर्मामीटर में एक अंतर बताइए। ठीक है, थर्मामीटर का आपने नाम सुना होगा। थर्मामीटर क्या होता है बच्चों? जैसे आप देखते होंगे कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हमें बुखार वगैरह होता है, तो अक्सर जो डॉक्टर होते हैं वो हमारा बुखार वगैरह जो होता है वो थर्मामीटर से चेक करते हैं। ठीक है, और एक थर्मामीटर यहाँ पर प्रयोगशाला यानी कि लैब के अंदर भी होता है। तो दोनों में क्या डिफरेंस होता है, वही डिफरेंस हमें यहाँ पर क्लियर करना है। तो देखिए, डॉक्टरी थर्मामीटर में पारे को वापस गिरने से रोकने के लिए एक मोड किंक होता है, जबकि प्रयोगशाला थर्मामीटर में नहीं होता है। ठीक है, तो आप देखते होंगे जो डॉक्टर के पास थर्मामीटर होता है उसके अंदर पारा होता है जो एक फिक्स जगह पर जाकर के रुक जाता है, लेकिन जो थर्मामीटर लेबोरेटरी के पास होता है, लैब के पास होता है, उनमें कोई एक फिक्स पैमाना नहीं होता है कि वहीं पर जाकर के वो रुकेगा, वो आगे जाता रहता है। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं बच्चों। क्लियर है? सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टेट वन डिफरेंस बिटवीन द लेबोरेटरी थर्मामीटर एंड द क्लिनिकल थर्मामीटर। ठीक है, तो आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ओके बच्चों, चलिए पांचवा क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है हमारा कि कागज काटना एक भौतिक परिवर्तन है लेकिन कागज जलाना एक रासायनिक परिवर्तन है, ये बताना है आपको क्यों। तो देखिए, कागज काटने में केवल आकार बदलता है तो ये एक भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। मैंने आपको बताया भी है कि जो भौतिक परिवर्तन होता है जिसे इंग्लिश में आप फिजिकल चेंज कहते हैं, उसमें कोई भी चीज़ के आकार में परिवर्तन होता है। लेकिन जब जलाते हैं तो उसमें राख और धुआं बनता है और एक नया पदार्थ बनता है, तो ये एक रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा, केमिकल चेंज हो जाएगा। ठीक है, सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि कटिंग ऑफ पेपर इज अ फिजिकल चेंज बट बर्निंग ऑफ अ पेपर इज अ केमिकल चेंज, वाई। तो कटिंग पेपर चेंज ओनली इट्स शेप, फिजिकल चेंज में आ जाएगा ये। विल बर्निंग प्रोड्यूस एश एंड स्मोक, न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म, तो ये इसलिए केमिकल चेंज के अंदर आ जाएगा बच्चों। ठीक है, इसके बाद हमारा आ जाता है अगला सेक्शन जो कि सेक्शन सी रहेगा, और सेक्शन सी यानी खंड ग और इसके आगे के सेक्शंस को हम लोग करेंगे अपने पार्ट 2 वाली वीडियो के अंदर। ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना ही। पार्ट 2 का लिंक मिल जाएगा इसी वीडियो के आपको पिन कमेंट में, तो पिन कमेंट चेक कर लीजिएगा और आई बटन में भी आपको लिंक में दे दूंगा। ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी तो आपका लास्ट एग्जाम साइंस का है, इसके बाद फाइनल एग्जाम में भी आपको बहुत ज़्यादा हमारे चैनल से हेल्प मिलने वाली है। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे पार्ट 2 वाली वीडियो में। जय हिंद।